नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं, पर आर पार की चुनावी लड़ाई छिड़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा, आपकी एकता से कांग्रेस परेशान है। अगर आप एक नहीं रहेंगे तो सबसे पहले आपका आरक्षण छीन लेंगे। एक हैं तो सेफ हैं। उधर संविधान की दुहाई देकर राहुल गांधी ने आज कहा, अगर दूसरे साइड ने नफरत का ठेका ले रखा है तो हम मोहब्बत का ठेका ले लेते हैं। सवाल पब्लिक का है कि अगर देश में एक तरफ एक हैं सेफ हैं का नारा है, दूसरी तरफ मोहब्बत का ठेका है, तो बांट कौन रहा है? इस बीच गेरुआ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के हमले के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने आज कहा, खड़गे जी, आपको गुस्सा करना है तो हैदराबाद के निजाम पर करिए। निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी। मैं दर्शकों को बता दूं कि विभाजन की त्रासदी में हैदराबाद के निजामों के अधीन रहे एक गांव में मल्लिकार्जुन खड़गे का परिवार दंगों का शिकार हुआ था। अपनी मां, बहन और चाचा को जिंदा जलाने का दर्द खड़गे खुद देश के सामने रख चुके हैं। योगी ने खड़गे के परिवार की आप बीती को बटेंगे तो कटेंगे की सच्चाई के तौर पर रखा है। योगी का आरोप है कि वोट बैंक की खातिर खड़गे अपने परिवार का बलिदान भी भूल गए हैं। क्या परिवार को निजाम ने मारा, फिर भी खड़गे को वोट बैंक प्यारा? क्या मोदी योगी के इस तेवर से राहुल खड़गे के तरकश के तीर खत्म हो रहे हैं? क्या मोदी के एक हैं सेफ हैं से राहुल गांधी को मोहब्बत की दुकान पर ताला लगेगा? सवाल पब्लिक का आज यही है। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर महाराष्ट्र के गोंदिया की रैली में संविधान की किताब दिखाई। उन्होंने कहा, संविधान में फुले, अंबेडकर, बुद्ध, बसवन्ना, नारायण गुरु और छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। इसमें कहीं भी नफरत की बात नहीं लिखी है। लेकिन इधर महाराष्ट्र में राहुल संविधान के नाम पर कथित नफरत के खिलाफ मोहब्बत का ठेका ले रहे थे, तो उधर लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर लग गए हैं जिन पर लिखा है, अगर हम तुमको बांटोगे तो हम तुमको उखाड़ फेंकेंगे, अगर तुम हमको बांटोगे तो हम तुमको उखाड़ फेंकेंगे। मोहब्बत की दुकान। अब भैया, बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं के नारे में फिर भी केवल अलर्ट किया गया है, किसी को उखाड़ने की बात तो नहीं कही। लेकिन कांग्रेस को ऐतराज सिर्फ बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं पर है। बहरहाल आप प्रधानमंत्री और राहुल गांधी का ये पलटवार सुन लीजिए। कांग्रेस आप आदिवासी समाज को जातियों में बांटकर, टुकड़े टुकड़े करके कमजोर करना चाहती है। आपकी एकता टूट जाए, ये कांग्रेस का खतरनाक खेल है। इसलिए मैं कहता हूं, हमें कांग्रेस के इस षड्यंत्र का शिकार नहीं होना है। हमें एकजुट रहना है। और इसलिए मेरा तो आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आपकी एकजुटता टूटी तो सबसे पहले क्या होगा? कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। हर धर्म का आदर है। इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या कि हमें एक दूसरे को मारना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से हिंदुस्तान की संस्थाएं निकलती हैं और 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस के लोग इस पर आक्रमण करते हैं। राजनीति में सिर्फ नफरत, हिंसा, गुस्सा, ये चीजें फैलाई जा रही थी। तो इसलिए हमने सोचा कि देखिए,
अगर दूसरे साइड ने नफरत का ठेका ले रखा है तो हम मोहब्बत का ठेका ले लेते हैं। राहुल गांधी के शब्द हैं कि उन्होंने मोहब्बत का ठेका ले रखा है। मुझे समझ नहीं आया मोहब्बत का ठेका कैसे लिया जाता है। ठेके तो व्यापार में होते हैं, लेकिन बहरहाल क्या बात बेबात पत्रकारों और अफसरों से उनकी जाति पूछना मोहब्बत का ठेका लेना है? ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। क्या लगातार 3 टर्म से चुनकर आ रहे प्रधानमंत्री को उनकी पार्टी के अध्यक्ष द्वारा ये कहना कि अब तो मोदी के 2 टांग नहीं है, अब तो एक टांग नीतीश की, दूसरी चंद्रबाबू नायडू की, ये सही है? मैं पूछना चाहती हूं कि क्या ये मोहब्बत का ठेका लेना है, या फिर खड़गे जी का ये कहना कि योगी गेरुआ पहनते हैं तो राजनीति में क्यों है, ये मोहब्बत का ठेका है? खैर, आज खड़गे को खुद योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है। सुनिए दोनों नेताओं का ये वार पलटवार। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। हैदराबाद रियासत के भी बारामती गांव भी जलाया गया था, जो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव था, जिसमें इनकी माता जी, इनकी चाची और इनकी बहन भी उस निजाम के रजाकारों के द्वारा उन्हें जलाया गया। खड़गे जी सच्चाई को नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि निजाम पे आरोप लगाऊंगा तो मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। वोट बैंक की खातिर अपने परिवार के बलिदान को भूल गए हैं। इनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण नहीं। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का कि मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के जवाब में राहुल गांधी का मोहब्बत का ठेका महाराष्ट्र झारखंड चुनाव में कितना असरदार? खड़गे के परिवार की कहानी सुनाकर क्या योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का संदेश देश को समझा दिया? एक हैं तो सेफ हैं से बचेगा संविधान, या संविधान खत्म करने की साजिश का राहुल गांधी का आरोप दमदार है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, आज करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज डिबेट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी हैं। हमारे साथ आज रंगरेज साहब AIMIM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है कांग्रेस के सपोर्टर तहसीन पूनावाला जी को। और तहसीन पूनावाला जी, आज सवाल यही है, आपने सुना होगा किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे कई दिनों से प्रहार मोदी जी पर भी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पर भी कर रहे हैं। चलिए, चुनाव में एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप चलते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से पर्सनल अटैक, गेरुआ क्यों पहने हैं, जिनके सर पर बाल नहीं है, और तमाम तरह की बातें जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में कही, आज उसका जवाब भी मिल गया कि वोट बैंक की वजह से कैसे निजाम पर भी उंगली उठाने से डर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, अपने परिवार के साथ जो हुआ वो भी भूल रहे हैं। क्या यही है मोहब्बत की दुकान? नाना पटोले का भी वाक्य आपने सुना होगा आज, क्या कहा मैं तो दोहरा भी नहीं सकती, लेकिन यही है आपका मोहब्बत का ठेका? नायका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रजाकारों की बात की, उन्होंने निजाम की बात की। तो ये रजाकारों की जो सल्तनत है आज भारत में,
वो तो बीजेपी की बी टीम, छोटे डॉन है हमारे महाराष्ट्र में, छोटे डॉन, दोनों बड़े मियाँ छोटे मियाँ आते और यहाँ पे 15 मिनट 15 सेकंड की बात करते, बीजेपी के साथ पोलराइज करते। ये जो छोटे, हम मुंबई में इसको हम कहते हैं नन्हे डॉन, ये जो नन्हे डॉन है हैदराबाद से आए, उनकी बात कर रहे हैं। बीजेपी उनपे उनकी मदद कर रही है, तो एक तो उनको गंभीरता से लेना नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी को बोलने के लिए कुछ नहीं है डेवलपमेंट के मामले में। इसमें हिंदू मुसलमान, अब तो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं मालविका जी, आइंदा कुछ दिनों में पाकिस्तान भी आ जाएगा महाराष्ट्र के अंदर, दाऊद इब्राहिम भी आ जाएगा, क्योंकि जब जब भाजपा डरती है पाकिस्तान को आगे करती है। लेकिन सारे महाराष्ट्र में एक ही नारा है, सबसे बड़ी भूल कमल का फूल, और सभी भारतीय, सभी महाराष्ट्र के लोग, हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग कांग्रेस को जिता रहे महाराष्ट्र के चुनाव। तहसीन पूनावाला, डरोगे तो मरोगे का नारा कांग्रेस पार्टी दे रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि लोग, बीजेपी के लोग डरे हुए हैं। अरे भाई, वहां पर अखिलेश यादव यूपी में सबको कह रहे हैं घबराओ मत, जो घबराया हुआ है हमारे साथ हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं डरोगे तो मरोगे, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है। अब शहजाद पूनावाला जी, जवाब दे दीजिए, आप डरे हुए हैं या डरा रहे हैं लोगों को? बटोगे तो कटोगे कहकर। और मोहब्बत के ठेके के बारे में आपका क्या विचार? देखिए, सबसे पहले छोटा डॉन कौन है वो तो मुझे नहीं पता, परंतु इस तुष्टीकरण की राजनीति की बड़ी मियाँ कांग्रेस है, और छोटे मियाँ मतलब ओवैसी के केस, हुबली राइट्स में किसने वापस किए थे कर्नाटका में, पूरा देश जानता है। देखिए, एक तरफ तो हम गरीब कल्याण, किसानों का सम्मान, महिला उत्थान और विरासत के पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं, और दूसरी ओर इनके लिए केवल भाईजान, वोट बैंक के भाईजान, वोट बैंक के भाईजान। झारखंड में भी अभी फतवा जारी हुआ है जमीयत उलेमा का, क्या खंडन किया इन्होंने? सीधा सीधा कहा जा रहा है सीए हटाओ, हमारा वोट पाओ। फिर महाराष्ट्र में 10% मुस्लिम आरक्षण, जिस पर सुप्रिया सुले ने रजामंदी कबूल फरमा दिया। उसके अलावा जिस प्रकार की मांगे 180 मुस्लिम तंजीमों ने की, कर्नाटका में हमने देखा मुस्लिम फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी देना चाहते हैं ये लोग। तो मुस्लिमों को कैसे एक करना है वोट बैंक जिहाद के माध्यम से, और हिंदू समाज को बांटो और हिंदू समाज का करो अपमान, इसीलिए तो चलानी है वोट बैंक की दुकान। और मुझे बता दीजिए ना कि ये डेवलपमेंट की बात है कि गेरुआ वस्त्र वाले जो है वो राजनीति में नहीं आ सकते। ये डेवलपमेंट की बात है कि योगी जी जो एक चुने हुए मुख्यमंत्री वो आतंकी है। ये डेवलपमेंट की बात है जब कहा जाता है मठाधीश माफिया है, मठाधीश बांटेंगे काटेंगे, देवता भगवान नहीं, मंदिर जाने वाले लड़की को छेड़ते हैं, हिंदू टेरर, हिंदुत्व आईसिस, और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना, राम मंदिर में जो होता है वो बेकार है, रामचरितमानस जो है पोटेशियम साइनाइड है, हिंदू धोखा है। मुझे एक बात बता दीजिए कि मठाधीश को माफिया बोला, मौलाना को बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। सन्यासी और भगवे रंग के कपड़े पहनने वाले लोग तो राजनीति में ना आए, परंतु मौलाना टोपी लगा लगा कर राजनीति में आ सकते हैं। वरना बताइए कि आपके पास इसका कोई उत्तर है? और तहसीन पूनावाला की हमेशा डिबेट में मांग होती है कि विकास की कोई बात नहीं करता। तहसीन पूनावाला सुन लीजिए, FDI ड्यूरिंग यूपीए टेन्योर $6 बिलियन महाराष्ट्र में, आज $147 बिलियन, GDP 16 लाख करोड़, आज 40 लाख करोड़, पर कैपिटा इनकम 1.25 लाख, आज 2.77 लाख, नेशनल हाईवे 6000 किलोमीटर, आज 18000 किलोमीटर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% आपके जमाने में, आज 3.1, रेलवे लाइन 3500 किलोमीटर, आज 6000 किलोमीटर, पावर कैपेसिटी 34,000 मेगावाट, आज 46,000 मेगावाट, मेट्रो 11 किलोमीटर, आज 138 किलोमीटर। ये तो आपकी वंदे भारत निकल गई है, ये तो आपकी वंदे भारत निकल गई है शहजाद पूनावाला। लेकिन मैं अनुराग भदौरिया जी से पूछूं, 10 सेकंड और नारका जी, 10 सेकंड और। मैं कह रहा हूं कि आज पूरी डिबेट में केवल मैं ही हूं जो विकास के काम गिनवा रहा है, परंतु मठाधीश को माफिया बोला गया है। एक बार तहसीन पूनावाला बोल दे कि अखिलेश मौलवी को माफिया कब बोलेंगे? बोल पाएंगे तहसीन पूनावाला? बोलना भी नहीं चाहिए वैसे, मैं ठीक कहूं, पर अगर मठाधीश माफिया हैं तो सिर्फ हिंदू धर्म के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों? इस पर तो जवाब दे दीजिए। वैसे मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, उनके बहुत ही काबिल प्रवक्ता मेरे भाई अनुराग जी यहाँ बैठे हैं, लेकिन जहां तक मैंने अखिलेश जी की बात समझी, वो कह रहे थे कोई भी व्यक्ति जो गलत काम कर रहा है, वो हर मताधीश की बात नहीं कर रहे थे। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी भेष में हो, चाहे वो मौलाना भी क्यों ना हो, अगर वो गलत काम करता है, मौलवी भी क्यों ना हो,
अगर वो गलत काम करना तो गलत बोलना चाहिए, वो उनकी बात कर रहे हैं। खैर मौलवियों का नाम नहीं लिया, मौलवियों का नाम नहीं लिया, और ये भी नहीं कहा कि जो गलत करते हैं वही मठाधीश माफिया होते हैं। मैं ये कई बार डिबेट पर आपको सुनवा चुकी हूँ। लेकिन अनुराग भदौरिया, मोहब्बत का ठेका क्या होता है? मोहब्बत अब क्या राजनीति में कारोबार बन गया है? अब मोहब्बत के ठेके दिए जाएंगे, और कांग्रेस पार्टी ने ठेका ले लिया है मोहब्बत का। दूसरी बात, ठेका तो वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में मुसलमानों को स्पेशल ठेका दिया जाएगा, उनके लिए रिजर्वेशन ठेकों में होगी। उधर 10% रिजर्वेशन महाराष्ट्र में होगी, ये भी इंडिया अलायंस कह रही है। मैं पूछना चाहती हूं कि डर का माहौल कौन कर रहा है? एक तरफ अखिलेश जी कह रहे हैं घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत। 47 बार आज अपनी स्पीच में घबराओ मत की बात कही उन्होंने। क्यों घबराए हुए हैं? और उधर मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि डरोगे तो मरोगे। क्यों डर रहे हैं? किस बात से डर रहे हैं? कि अगर हिंदू वोट बटा नहीं तो आपकी सरकार आएगी नहीं, इस बात का डर है? डर तो इसी से पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए के नाम से इतना डर गई है, इतना घबरा गई है कि देखो, अब वो समाज की बात ना करके पूरे डिबेट में हिंदू मुस्लिम की बात हुई। बीजेपी के प्रवक्ता ने मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, इसके अलावा कोई शब्द नहीं बोला। इसके अलावा कोई बात बोली तो बताएं। आप इनसे सवाल पूछ लेंगे, क्योंकि 240 में है ना, अल्पमत की सरकार है। आप इनसे सवाल पूछा जाए, आंध्रा में 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को देने की बात की है टीडीपी ने, तो इनको सांप सूंघ जाएगा, अभी आवाज नहीं निकलेगी। ना नाविका जी बोलेंगी ना वो बोलेंगे, एकदम सन्नाटा छा गया, सन्नाटा। नवाब मलिक को ये बोलते थे कि दाऊद के संबंध हैं, तो इसके मतलब आप या तो आप झूठ बोल रहे थे, या आप आज आपकी सहयोगी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप कहिए सहयोगी पार्टी के साथ मेरा गठबंधन नहीं है, तो नहीं बोल पा रहे हैं। पता क्या बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, हम लोग प्रचार करने नहीं जाएंगे, हम लोग प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन हम साथ रहेंगे। कमाल की बात है, झूठ पे झूठ बोलते हैं। आप नहीं बोलेंगे। यही अजीत पवार जी के बारे में क्या क्या बोलते थे, कितने हजार करोड़, उसके बाद उनको डिप्टी सीएम बनाया। नवाब मलिक के बारे में क्या क्या बोलते थे, फिर आज उनके साथ चुनाव किया। तो बीजेपी के किस बात पे ये विश्वास करे जनता? जब पीडीए की बात करते थे हम, आदिवासी और यहाँ पे दलित की बात करते थे, पिछड़े की बात करते थे, पिछड़े अगड़े की बात करते थे, आदि आबादी की बात करते थे, तो इनको क्या लगता था, अरे समाज बांटने की बात कर, समाज बांट देंगे। आज मन से सभी चिल्ला रहे हैं आदिवासी के बारे में। अरे भाई, पीडीए पे ही आना था, पहले बोल देते कि समाजवादी। अनुराग भदौरिया जी, आपने दलितों का मुद्दा उठाया, तो मैं फिर याद करा दूं, आज योगी आदित्यनाथ ने दलित अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के, उन्हीं के बारे में तो कहा उनके परिवार को निजाम ने जला दिया। सही था या गलत था? और अगर जला दिया तो निजाम का नाम क्यों नहीं लेते आप? नाविका जी, अच्छा ये बताइए नाविका जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज का व्यूअर भी देख रहा है, मोहित पांडे कौन था जिसको पीट के इस सरकार में मार डाला गया? कौन था मोहित पांडे? किसकी सरकार है? आवाज नहीं निकलेगी। अमन गौतम को पीट के मार डाला गया, किसकी सरकार है? आवाज नहीं निकलेगी। 35 हिंदू, अगर आपकी भाषा में बात करें, निजाम पर तो कुछ नहीं बोल रहे। मैं सवाल पूछ रही हूँ, एक्स जवाब आ रहा है भाई। ऐसा कैसे हो रहा है अनुराग भदौरिया जी? नफरत की बात करो, नफरत की बात करो, नफरत की राजनीति करो, समाज में पुरानी बातें लाओ। पुरानी बातें लाएंगे नामिका जी, पुरानी बातें अगर आएंगी ना, तो इसी डिबेट में नीचे प्रवक्ताओं के नाम बदल जाएंगे। अगर आप 20 साल 10 साल पीछे चली जाएंगे तो चलिए, आपने मोहित पांडे पर सवाल उठाया, शहजाद पूनावाला जवाब देंगे, लेकिन जनता देख रही है, हमारे दर्शक देख रहे हैं कि आपने निजाम पर कुछ नहीं कहा। जिस तरह से एक दलित अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, उनके परिवार को जिंदा जलाया गया, उस पर कुछ नहीं कहा। शहजाद पूनावाला जो सवाल उठाए हैं अनुराग भदौरिया ने, अनुराग जी ने अनुराग जी, आपने अपनी बात रखी, मैंने एक भी बार बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। अनुराग जी सुन लीजिए। अनुराग जी, मैंने आपको एक भी बार डिस्टर्ब नहीं किया, सारी बातें सुनी, तो आप भी थोड़ा धैर्य दिखाइए। देखिए, अनुराग जी ने अभी पीडीए की बात की, मैं तो कहता हूँ स्वागत करता हूँ मैं इसका। नवाब यादव ने पीडीए से आने वाली बच्ची का बलात्कार किया, नवाब यादव को निकाला क्या?
और उसके अलावा आप बता दीजिए कि पीडीए की बात करने वाले 370 हटाया गया, तब तो पीडीए समाज को अधिकार मिला ना जम्मू कश्मीर में, वाल्मीकि समाज को। आज उसके खिलाफ कौन खड़ा है? इंडिया अलायंस ने रेजोल्यूशन पारित किया। चलिए अब छोड़ दीजिए, एएमयू में पीडीए का आरक्षण काटा किसने? कांग्रेस ने। आप बता दीजिए एएमयू में एससी एसटी का आरक्षण होना चाहिए, हाँ या ना? और चौथी बात, आपने मोहित पांडे की बात की, उस पर तो पूरी जांच भी हो रही है, उस पर पूरा कार्रवाई भी हो रही है, परंतु आप तो अगड़ों की बात कर रहे हैं। केवल आपको हाथ हिलाने के लिए टीवी पे भेजेंगे या टिकट विकेट भी देंगे? 9 टिकटों में कितने अगड़ों को टिकट दिया भाई? आप तो अगड़ों की बात कर रहे हैं, तो बता दीजिए कि अगड़ों को 9 बाइपोल में कितने टिकट दिए। और आखिरी बात अनुराग जी, इधर उधर की बात नहीं करना है, इस पर स्पेसिफिकली जवाब दीजिए कि आज जिस प्रकार से आप लोग बार बार दलितों की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, यह है राजीव गांधी का ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। नाविका जी सुनिए, मंडल कमीशन की डिबेट में, मंडल कमीशन रिपोर्ट की डिबेट में मैं कोट करके बताना चाह रहा हूं। वो कहते हैं कि हमारा गोल कास्टलेस सोसाइटी होना चाहिए और इसीलिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करना, उस समय सरकार थी वीपी सिंह और बीजेपी की, ये लागू करना ये गलत है, ये संविधान के खिलाफ है। अब मैं पूछना चाहता हूं अनुराग भदौरिया से कि आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में, एएमयू में या मंडल का विरोध अगर किसी ने किया पीडीए समाज के अधिकार का, तो कांग्रेस ने तो इस पर स्टैंड लीजिए अगर हिम्मत हो तो, पर नहीं लेंगे सन्नाटा छा जाएगा। जैसे निजाम पे सन्नाटा, मोहित पांडे पर आपने भी जवाब नहीं दिया, मोहित पांडे पर आपने भी जवाब नहीं दिया, शहजाद पूनावाला। अरे मैं अच्छा मैं फिर से कोट कर देता हूं, मैं फिर से कोट कर देता हूं, मैं फिर से कोट कर देता हूं मोहित पांडे पे, मैं फिर से कोट, सुन लीजिए, मैं मोहित पांडे को फिर से कोट कर देता हूं, फिर से बता देता हूं। नहीं, मोहित पांडे पे फिर से बता देता हूं नाविका जी, मैं नाम याद दिला रहा हूं, अमन गौतम जी। मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं किसी को भी डिबेट पे, आप सुन जवाब दे दो। मोहित पांडे के परिवार ने योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात भी की और उन्होंने कहा कि हम संतुष्ट हैं जो कार्रवाई कर रहे हैं। पर मैं पूछना चाहता हूं, अगड़ों की चिंता है तो 9 सीटों में कितने सीट दिए बताओ, बताओ 9 सीटों में कितने दिए? ये वो लोग हैं जो देखिए टीबी पार्टी बोला था, इनके प्रवक्ता यादव जी ने बोला था कि बीजेपी टीबी पार्टी है, ठाकुर ब्राह्मण मतलब टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये बोला तो इनके प्रवक्ता को निकाला इन्होंने। दीजिए शहजाद जी, अब आप अनुराग भदौरिया को बोल लेने दीजिए। हाँ बोलिए। आप देखिए, सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी, परेशानी, घबराहट देखिए। यूपी पीसीएस के लड़के वहां पे उत्तर प्रदेश के अंदर में 10 से 20 हजार लड़के रोड पे हैं, लेकिन इनके मुंह पे ताला लग गया, क्योंकि वो लड़के अधिकार मांग रहे हैं कि आप क्यों 2 दिन में एग्जाम कराना चाहते हैं। रोड पे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है उस पर बात करने की। यहाँ पे किसानों का खाद चोरी हो रहा है, यहाँ किसानों की खाद चोरी हो रही है, उनको खाद नहीं मिल रही है। किसान अपने जम्मू कश्मीर में ताला लग गया, रात भर लाइन में लगा है, आवाज नहीं है, आवाज नहीं है। अरे आवाज क्या, आपका मोटर चल रहा है, पर आपके मोटर से इसकी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? पीडीए की बात करो सन्नाटा, आरक्षण की बात करो सन्नाटा, अरे आरक्षण की बात तो की मैंने, महिला सम्मान की बात, निजाम की बात करो सन्नाटा, रजाकारों की बात करो सन्नाटा, भारतीय दलितों के परिवारों के जलाने की बात करो तो भी सन्नाटा। अनुराग भदौरिया जी, इसी सन्नाटे से तो डर लगता है। लेकिन आज हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी हैं और मैं मेहरुद्दीन रंगरेज साहब से पूछना चाहती हूँ। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, आप बी टीम है कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि आप तो महाविकास आघाड़ी ज्वाइन करना चाहते थे, या आप बीजेपी के हैं? मुझे आज तक समझ नहीं आया आप बी टीम हैं किसके? देखिए नविका जी, जो रजाकार वाली बात है, रजाकार जो थे वो पाकिस्तान चले गए, जो यहाँ के वफादार थे उनसे जो है बीजेपी की जो है नींद हराम हो चुकी है। बीजेपी को नींद नहीं आ रही, उनके पेट में भी बहुत दर्द है। अब मैं बी टीम पे आ जाता हूँ। अब बी टीम तो दोनों भाई आपको दिख ही रहे होंगे, वो कौन सी पार्टी के कौन से बी टीम है। कांग्रेस की बी टीम बीजेपी है, बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है, ये तो जग जाहिर बात है। शिवसेना है और क्या उन्हें जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, जो हमें बी टीम कहा जाता है। आप ये बताइए, हमने कोई इनके साथ कोई समर्थन इनका लेकर या अलायंस बनाकर तो हम चुनाव नहीं लड़ रहे, हम तो अपने ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। और ये धर्म युद्ध वाली बात जो वहां फर्नांडिस जी कर रहे हैं और जो है वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, ये मैं तो ऐसे करके इलेक्शन कमीशन को ढूंढ रहा हूँ, वो कहीं नजर आ जाए तो मुझे, अगर वो आ जाए नजर तो इन पे कार्रवाई हो जाए, मगर कार्रवाई नहीं होगी नविका जी। ये खुलेआम हिंदू मुसलमान नफरती एजेंडा, शमशान कब्रिस्तान, मुगलों तक और इस तरीके की बातें कर मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। किसी तरीके से लोग जो है 80-20 के जो फासला है उसको जो है उसमें ये
खाई बनकर जो डालने का काम करते हैं, किसी तरीके से पोलराइज हो जाए वोट का जो है, जो ये कर रहे हैं उसमें ये चाहते हैं किसी तरीके से मुसलमान अलग हिंदू अलग होकर वोट इनको दे दे और नफरत की राजनीति करते रहे। इनके पास मुद्दे नहीं बचे। अभी मैं कमाल है। कि आपने साल आप के तो 2 ऐसे करोड़ कर रहे हैं जैसे आप हिंदू और मुसलमान को जोड़ने की भाषा बोलते हैं। ओवैसी जी ने क्या क्या कहा है शायद आपने भी सुना होगा, आपके नेता हैं बैरिस्टर साहब। लेकिन करण वर्मा जी इतनी मोहब्बत ओवैसी जी फैला रहे हैं महाराष्ट्र में, नाना पटोले जी फैला रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ढूंढा जा रहा है। तो किसके लिए ढूंढा जा रहा है, जरा बता दीजिए। अभी भी ढूंढ रहा हूं मैं, तो नविका जी कहीं मिल जाए तो वो नाविका हाथ जी से सबसे देखेंगे पहले नहीं तो ये मिलेगा, जो दूरबीन रंगरेज ले जी आइए। बोल रहे थे हाँ, उनको हमेशा राजनीति दिक्कत कहीं रही नजर है। आ जाए तो जो चुनाव इलेक्शन कमीशन के हैं उनको मैं ढूंढ हाँ, रहा हूँ। मैं बोल सकता हूँ नाविका जी? आपको जवाब दूंगा मैं। नाविका जी मैं बोल सकता हूँ? करण वर्मा जी, नाविका जी मैं बोल सकता हूँ जी? मैं नाविका जी 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 ये रंगरेज साहब जिनको हमेशा से दिक्कत रही है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इनकी पार्टी का नाम का मतलब है मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मतलब मुस्लिम की एकता की बात जो कर रहे हैं। उन्हें दिक्कत है अगर प्रधानमंत्री बात करें भारत देश में एकता की। ये कमाल की बात है। ये नहीं बताएंगे आपको कासिम रिजवी कौन था, वो रजाकार जो अब्दुल वाहिद ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के दादाजी को देकर गया था कमान। उस रजाकार की उस पूरे डॉक्यूमेंट्स उस पार्टी के कभी नहीं मिलेंगे आपको। वेबसाइट पे चले जाइए, कभी उसके इतिहास की बात नहीं करेंगे 1954 से पहले की। तो इनका एक दर्दनाक इतिहास रहा है, चाहे वो बैरनपल्ली पे रहा हो और चाहे वो जोगेंद्रनाथ मंडल ने भी बात करी हो। जब भी हिंदुओं को या किसी को बांटने की बात करी गई है एक नकली ख्वाब दिखा के जय भीम जय मीम देखकर, तो हमेशा खून बहा है और ये सच्चाई है। और अनुराग भदौड़िया जो यहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पीडीए की, 2012 में दलितों का जॉब प्रमोशन में जो मायावती के टाइम पे ऑर्डर था उसको रिवर्स करके डिमोट करके दलितों को नीचे लाने का दुष्कर्म किस पार्टी ने किया था? आपकी समाजवादी पार्टी ने किया था। आपने तो एक नैतिक तौर पे, नीति के तौर पर आपने ये हरकत करी हुई है। तो आप क्या किसी को ज्ञान दे रहे पीडीए में? और पीडीए में भी आपके लिए सिर्फ ए है, और ए को अल्पसंख्यक मत समझिएगा, उसको भी अखिलेश समझिएगा। जब मोहित खान की बात आई आप उसके साथ खड़े हो गए, दलित बच्ची के साथ आप नहीं खड़े हुए। तो ये इनकी सच्चाई है। जो ये ज्ञान दे रहे हैं, जो नसरल्ला से लेके जय फिलिस्तीन तक एकता देखते हैं, उन्हें आज दिक्कत है अगर प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उन्हें दिक्कत है साधुत्व से। आज मैं एक बात बता दूं अनुराग भदौड़िया को भी और हाजी रंगरेज को भी, आप जो साधुओं के बारे में बोलते हैं ना, ये हमारे 2000 साधु थे जिन्होंने 40,000 सेना अब्दाली का सामना करके उसको पीट के भगा दिया था जब वो गोकुल में आए थे। तो हमारे यहां साधु राजनीति में भी उतर सकते हैं, अस्त्र भी उठा सकते हैं और ज्ञान भी दे सकते हैं। इसलिए आपसे हमें ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए कि साधु को क्या करना है नहीं करना है, क्या सौहार्द होता है। आप पहले बात करिए सौहार्द की। 16 मर गए थे, 30 मरवाने पड़ते तो मैं मार देता, ये बात थी मौलाना मुलायम की। उन्होंने क्या बोला था? अरे साधु बाबा भागो यहां से। योगी आदित्यनाथ जब एक युवा एमपी थे, फ्लोर ऑफ द हाउस पे नाविका जी कहा था तुम जाओ मंदिर में घंटी बजाओ। तो ये तो आपकी मोहब्बत की बात है जो अनुराग भदौड़िया जी छाती पीट पीट के बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम। अरे बहुत से हाथ उठ रहे हैं, बहुत से हाथ उठ रहे हैं। अनुराग भदौड़िया जी पहले जवाब दीजिए, मैं आपके पास आ रही हूं रंगरेज साहब। देखिए मैंने मुद्दा जो उठाया आज का अमन गौतम की बात की, तो बीजेपी के प्रवक्ता के मुंह से अमन गौतम नाम निकला ही नहीं। अमन गौतम ये बोल ही नहीं पा रहे हैं कि उसकी कैसे मौत हो गई, क्या उसके साथ न्याय क्या सरकार ने, नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि अमन गौतम है। कैसे बोलेंगे भैया, नहीं बोल पा रहे हैं ना। परेशानी देखिए, हम इनसे बात कर रहे हैं कि आप बताइए कि आपने उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से बीएचयू में बच्ची के साथ अन्याय हुआ उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। क्या बेटी कौन थी, वो हिंदू थी कि मुस्लिम थी? आप बताइए ना। जो बेटी हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ कौन सी बेटी थी वो? जो बेटी उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ कौन सी बेटी थी वो? पहलवान महिलाएं कौन सी बेटियां थी वो? आप बताइए ना। मैं पूछा जो घटना महाराष्ट्र में हुई थी बदलापुर में, कौन बेटी थी वो? कहां की बेटी थी वो? बताइए ना, आप जरा मुंह खोल के बोलिए ना, मैं सुनना चाहता हूं। मैं सुनना चाहता हूं मणिपुर में जो अन्याय हुआ बेटियों के साथ, कहां की बेटी थी, कौन थी वो?
मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, सीधा लेकिन इस पे जवाब जवाब दूंगा, नहीं है। पर पूरा जवाब सुनना कहां पड़ेगा। होगा? बीच में टोकना नहीं 1970 है। में क्या लेकिन हुआ था? सीधे जवाब 1920 सीधे नाविका जी, आप जवाब पूरा करण जवाब दे वर्मा देते के हैं। आपने भी नहीं दिए। उन्होंने अयोध्या में मोहित खान की बात करी, आपने भी जवाब नहीं नाविका जी, दिया। मैं आपने भी जवाब दे जवाब देता नहीं दिया। पर शहजाद हाँ, पूनावाला, नाविका जी, आप पूरा जवाब दूंगा, शहजाद। परंतु बीच में टोकना नहीं है। शहजाद अब जवाब देंगे। नाविका, मैं पूरा जवाब दूंगा, पर बीच में टोकना नहीं है, ये शर्त है। अब मैं पूरा जवाब दे रहा हूं, अनुराग जी बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि अनुराग जी ने 4, 5, 6 एग्जाम्पल गिनाए। मैं एक एग्जाम्पल लेकर ही स्पष्ट कर देता हूं। इन्होंने, प्लीज अनुराग जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, और आपने डिबेट को थोड़ा अनुराग ठीक जी, करना अब शुरू किया सवाल है। उठाए इसको तो कृपया जवाब करके सुन लीजिए ना। डिस्ट्रॉय मत कीजिए। आप अच्छी डिबेट सवाल कर रहे उठाए हैं, तो अपने जवाब अपनी सुन बारी में करेंगे। लीजिए। सबके फेडर डाउन। शहजाद जी जवाब दीजिए। नाविका जी, 6 उदाहरण का समय अगर आप दोगी तो मैं एक एक उदाहरण का दूंगा, परंतु एक का देकर मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने बीएचयू की बात की। बीएचयू में निश्चित रूप से बीजेपी के, एबीवीपी के, बीजेवाईएम के कुछ कार्यकर्ता शामिल थे। उनको पार्टी ने न केवल निकाला, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई, परंतु गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हुए, फिर भी अखिलेश जी ने उनके साथ खड़े होने का काम किया और उसकी पत्नी को टिकट दिया। यह अंतर है हम में और उनमें। बॉयज विल बी बॉयज इन्होंने कहा, अबू आजमी के साथ ये खड़े हैं। आजम खान जिन्होंने रमा देवी का अपमान किया, उनके साथ ये खड़े हैं। और आज जिस प्रकार से शारदा राठौड़ से लेकर सिमी रोजबेल जॉन से लेकर जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा है इंपोर्टेड माल, रिजेक्टेड माल, ये कमेंट्स है, तो उस पर क्या बोला समाजवादी पार्टी ने? अब मैं आना चाहता हूं रंगरेज साहब पर। रंगरेज साहब ने बोला कि मैं दूरबीन से देख रहा हूं, इलेक्शन कमीशन नहीं दिख रहा। अरे मियां, जरा चश्मा शरिया का उतारोगे, संविधान का डालोगे, तब दिखेगा। मैं आपको बताता हूं, उन्होंने कहा धर्म युद्ध। आपको पता है नाविका जी, सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है? यतो धर्मस्तो जय, मतलब जहां धर्म है वहां जीत है। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या धर्म युद्ध की बात करता है? तो सुप्रीम कोर्ट सांप्रदायिक है क्या? हमारे संविधान में प्रभु श्री राम के चित्र है, प्रभु श्री कृष्ण के चित्र है, जिन्होंने अर्जुन को गाइड किया, तो क्या वो सांप्रदायिक है क्या? और आखिरी बात मैं केवल अंग्रेज साहब से पूछना चाहता हूं, उन्होंने अंबेडकर जी को कोट किया। अब अंबेडकर जी को मानते कि नहीं मानते, बोलना रंगरेज साहब। इस्लाम डिवाइड्स इनएक्सोरेबली। Islam is a close cooperation. It makes distinction between Muslim and non-Muslim. The brotherhood of Islam is not universal brotherhood. It is brotherhood of Muslims and Muslims only. It is fraternity, but only for those within corporation of Islam. It has only contempt and enmity for those outside. आम्बेडकर जी से अग्री करते हैं, हाँ या ना? बोलो हाँ। देखिए, मैं आम्बेडकर जी से अग्री करते हैं, हाँ या ना? मैं क्या हाँ या ना? आप चुनाव में हाँ या हिंदू ना? मुसलमान करके, और जो आप वोट जिहाद की बात करते हैं, आपके पास मुद्दे नहीं बचे। आपके पास मुद्दे नहीं है जो आप आम्बेडकर जी बता कोट सकें, किया अपने आपने, विकास कार्य मैंने बता आम्बेडकर सकें, जी को इस्लाम अपनी पे कोट किया, उपलब्धियां बोलो। लोगों को बता सकें। आपके पास कुछ नहीं है। आप हमेशा हिंदू ये मुसलमान, चश्मा उतर गया। मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, ये इनसे बाहर निकलिए सर, इनसे बाहर निकलिए। दूरबीन निकालिए रंगरेज साहब। वोट जिहाद शब्द जो है वो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इजाद किया था। समाजवादी पार्टी ने इजाद किया था। आपको याद नहीं आया, आपको सुनाई भी नहीं पड़ा। सुनाई तब पड़ता है जब कोई और कहता है। लेकिन मैं तहसीन पूनावाला जी से भी आज पूछना चाहती हूँ। तहसीन पूनावाला जी, संविधान की कोरी कॉपियां बांटने वाले आज संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान में कहीं लिखा है कि गेरुए कपड़े पहनकर राजनीति नहीं हो सकती? अगर लिखा है तो बता दीजिए। और सफेद कपड़े पहनकर, काला दिल रखकर क्या राजनीति करना ये जायज है? और जिस तरह से तुष्टीकरण का पीएचडी के आगे भी अगर कोई डिग्री है, ये कांग्रेस पार्टी ने की है और उनके अलायंस पार्टनर्स से की है। आप इससे इनकार कर सकते हैं? चाहे कर्नाटका में कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट में आप मुसलमानों को देना चाहते हैं रिजर्वेशन, चाहे मुंबई में आप 10% रिजर्वेशन नौकरियों में देना चाहते हैं, पढ़ाइयों में देना चाहते हैं। हर जगह तुष्टीकरण और सिर्फ एक धर्म को नीचे दिखाना। जब सनातन खत्म होने की बात कोई करता है नेता, आपका मुंह में दही जम जाना, ये मोहब्बत का ठेका है? नहीं नाविका जी, मेरे मुंह में कोई दही नहीं जमी। मैं सिर्फ पीटीआई को कोट करता हूँ और मैं सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ को कोट करता हूँ। कर्नाटका के माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी ने कैटेगोरिकली कहा है कि ऐसी कोई उनके पास इस वक्त प्रपोजल नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने जो मुलाकात की थी वेरियस एमएलए मिनिस्टर से, उन्होंने रिकमेंडेशन कुछ भी मांगे, वो कुछ भी मांग सकते हैं। कांग्रेस कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है। सिद्धरामैया बहुत स्पेसिफिक था। जहां तक 10% कोटा की बात थी, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूं। मैंने आपके कलीग माधव को भी वो रिपोर्ट भेजी, पीटीआई की रिपोर्ट है। नाना पटोले ऑन रिकॉर्ड है कहते हुए कि अमित शाह जी गलत कह रहे,
हाँ, फिर से डिमांड कोई भी कर सकता है। नाविका जी, आपको थोड़ा सा नहीं समझ रहा, मेरे तो मुंह में दही जम गई, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे जितने भी वोटर्स है उनके मुंह में, ना ही उनके आंखों में धूल कोई झोंक सकता है, ना उनके मुंह में दही जमी है कि अचानक से यासीन मलिक की पत्नी पत्र लिखती है राहुल गांधी को चुनाव के समय, और बीजेपी का पत्र आ जाते हैं। ऐसी ऐसी डिमांड आ जाती है, बीजेपी के पास डिमांड आती है। तहसीन पूनावाला जी, तहसीन पूनावाला जी, आप टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ भारत इतना देखते हैं तो देख लेते हैं। सुप्रिया सूले जी ने हमारे ही इंटरव्यू में कहा है कि 10% मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन हम देंगे। अब या तो कह दीजिए कि सुप्रिया सूले जी अलायंस पार्टनर नहीं है, इंडिया गठबंधन महाविकास आघाड़ी की पार्टनर नहीं है, कह दीजिए, नाविका जी, आप कह दीजिए। जवाब भी नहीं दो, क्योंकि वो टाइम मुझे नहीं मिलता जो बीजेपी को मिलता, तो मैं उसका जवाब देता हूँ। सुप्रिया सुले का इंटरव्यू मैंने आपके रिपोर्टर को देखा। सुप्रिया सुले जी ने बहुत कैटेगरी, कास्ट बेस और क्लास बेस जो अफर्मेटिव एक्शन है उसकी बात की, ठीक उसी तरह जो माननीय मोदी जी ने गुजरात में मुख्यमंत्री होते हुए मुसलमानों को दी, जो कर्नाटक में बहुत मानी थी, जो आंध्र प्रदेश में 4% थे। बता दीजिए मोदी संप्रदाय के जो उन्होंने किया, क्लास बेस्ड बैकवर्डनेस फॉर्म के आधार पर किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते, कैटेगरिकली सुन लो। और सुप्रिया सुले जी ने आपके कलीग को भी ये बात बताई है, उन्होंने उलेमा काउंसिल का लेटर है, सुप्रिया सुले जी के शब्द हैं। शहजाद, अब नाविका, तहसीन पूनावाला को मैं फैक्ट बेस्ड रिस्पॉन्स देना चाहता हूं। तहसीन पूनावाला, एविडेंस नंबर 1, रेवांत रेड्डी का कल का बयान, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन विल बी टेकन इफ मोदी परिवार कम्स टू पावर एंड देयरफॉर वोट फॉर गांधी परिवार। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन, क्या यह संविधान सम्मत है? क्या यह अंबेडकर जी ने बोला था रिलीजियस रिजर्वेशन? दूसरी बात, मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें कहा गया है कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन में से काट कर मुसलमानों को देना है, उसमें से एससी एसटी में से काट कर मुसलमानों को देना है। फिर सलमान खुर्शीद ने यूपी चुनाव से पहले एक घोषणा की, यूपीए ने इसके लिए बिल भी लाने की चेष्टा की और आखिरी में कर्नाटका में किया, और बंगाल में 77 ओबीसी कास्ट में, सुन लीजिए, 75 कास्ट मुस्लिम के डाल दिए। और आखिरी और लास्ट एविडेंस, राजीव गांधी ड्यूरिंग मंडल कमीशन डिबेट, सुनिए ध्यान से, मंडल कमीशन का विरोध करते हुए राजीव गांधी बोलते हैं, आई हैव ग्रेव डिफरेंस, दे हैव नॉट इंक्लूडेड लार्ज सेक्शंस ऑफ माइनॉरिटी हु शुड बी इंक्लूडेड। राजीव गांधी ऑन रिकॉर्ड इन पार्लियामेंट। मेरी बात सुनो, माइनॉरिटीज का मतलब क्या होता है? माइनॉरिटी का मतलब क्या है, ये हिंदुओं से जम्मू कश्मीर में पूछ लीजिएगा तहसीन पूनावाला, समझ आ जाएगी। क्योंकि कांग्रेस ने जहां जहां मुस्लिम को माइनॉरिटी बनाना था वहां तो बना दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में जहां हिंदूज माइनॉरिटी में है वहां शायद भूल गए होंगे, 55-60 सालों में याद नहीं आई होगी हिंदुओं की, इसीलिए सनातन खत्म करने की बात करते हैं। और राम जी तो काल्पनिक हैं आपके लिए। लेकिन पब्लिक सवाल पूछ रही है, पब्लिक का सवाल राजेंद्र का पटना से सवाल है, योगी आदित्यनाथ ने खड़गे के परिवार की कहानी बता दी, तो अब खड़गे जी चुप क्यों हैं? तहसीन भाई जवाब दीजिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहता, आपने जम्मू कश्मीर की बात की, 10 साल से किसकी वहां पे, 6-7 साल से किसकी हुकूमत सूबे में चल रही है और किसकी केंद्र में चल रही, क्यों नहीं आ रहे माइनॉरिटी से? उनके पास कितना, चलिए वो सवाल भी पूछा जाएगा। खड़गे जी पर जनता का सवाल है, जवाब दे दीजिए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, बीजेपी इस शो पे और सब जगह पे हिंदू मुसलमान करे, क्योंकि मुसलमान जो हमारे देश के नागरिक है, अगर वो चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव सरकार बने, अगर हिंदू भाई चाहते हैं प्रोग्रेसिव सरकार, गेरुआ शब्द, सैफरन टेरर, ये सब योगी आदित्यनाथ के शब्द नहीं है, ये सब मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेताओं के हैं। खैर, आपके पास जवाब नहीं है तो अगले सवाल पर जाती हूं। आनंद पाठक का यूट्यूब पर सवाल है, मुद्दा है रजाकारों का जिन्होंने खड़गे के परिवार को मार दिया, लेकिन अनुराग भदौरिया इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? भदौरिया जी, अब आप जवाब दे दीजिए। इसलिए कर रहे हैं, पहले मेरा जवाब हो जाए, आप बीच में चले गए थे। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा गायत्री प्रजापति, अच्छा किया आपने नाम लिया, हमने उनकी पत्नी को टिकट दिया था, उसकी पत्नी जीती, और जीतने के बाद, क्योंकि आप जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी उनको प्रचार में लेके घूम रही थी उनकी पत्नी को कि हमें वोट दिला दो। और जब हमने इस पे सवाल उठाया तो पता क्या कर रहे थे, अरे किसी की पत्नी होना गुनाह है क्या? पत्नी तो हो सकती है ना। तो भाई, तो आप समाजवादी को धन्यवाद दीजिए ना
कि हमने उसकी एक महिला को सम्मान दिया, उस महिला को लेके आप बीजेपी के लोग टिकट वोट मांग रहे थे, मुझे वोट दे दो अमेठी में, मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे, और आज आपको बड़ी दिक्कत हो गई क्योंकि आप हार गए। चलिए ये इसलिए आप आपने काउंटर कर दिया, बहुत सही काउंटर किया, लेकिन रजाकारों पर जो सवाल है उसका भी जवाब दे दे। जनता पूछ रही है और रेवंत राम का सवाल है, अनंत पाठक का सवाल है। देखिए मैंने आपको क्या बोला, ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के पास काम गिनाने को कुछ नहीं है। अब वो इतिहास पलट रही है, इतिहास पलटो, जल्दी पलटो, कुछ निकालो कहीं से, निकालो भैया, हम तो हार रहे हैं, सवाल है अनंत पाठक दर्शक है, उनका सवाल है। अब वो कब से भारतीय जनता पार्टी में आ गए मैं नहीं जानती, लेकिन सवाल का जवाब है नहीं। रेवंत राम बिश्नोई का जोधपुर से सवाल है, अगर एक हैं तो सेफ हैं, इतना खराब नारा है तो आप सब लोग खुद को सेफ करने के लिए एक साथ क्यों आए थे भाई? जवाब दे दीजिए तहसीन पूनावाला। हम सब धर्म के बेसिस पे किसी को नहीं बांट रहे, ना ही जाति के बेसिस पे बांट रहे। बीजेपी मुसलमानों का वोट नहीं चाहता है, वो चाहता है कि मुसलमानों को आउटसाइडर्स दिखाकर वो सिर्फ एक ही धर्म का वोट दे। इसीलिए हम कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और पूरे महाराष्ट्र में एक ही नारा चल रहा है। करण वर्मा जी, इतने नेक इतने पाक इरादे हैं इंडिया गठबंधन के, तो आप कन्विंस क्यों नहीं होते? मैं इसलिए नहीं कन्विंस होता नाविका जी, क्योंकि ये अपने मैनिफेस्टो में 2024 के लोकसभा के मैनिफेस्टो में रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के 6ठे भाग में खुद लिख रहे हैं कि हम पूरी पॉलिसी ऐसी बनाएंगे कि माइनॉरिटी इंकरेज हो ठेकों में और पब्लिक वर्क्स में। खुद ये बात बोली है, तभी तो मांग आई है, ये खुद आपने ये बात आगे बढ़कर बोली है। और बाय द वे ये कर्नाटका में क्या चल रहा है, कर्नाटका में हिजाब ऑर्डर आते ही रिसाइन कर दिया, पीएफआई का एक एक चीज, एक एक फरमान पीएफआई का इन्होंने माना, एंटी कन्वर्जन लॉ हटा दिया, जो एआईएमआईएम पे दंगइयों पे केस थे उनको वापस ले लिया। तो किस लिए हम माने? आप सीधा सीधा पूरा आरक्षण देना चाहते, कर्नाटका में ओबीसी में पूरी तरह से मुस्लिम को इंक्लूड कर लिया आपने। तहसीन जी हमसे बोल रहे थे कि हम ये नहीं करते, अरे आप सीधा सीधा पूरा ही पूरा आरक्षण उनको दे देते हैं। कुछ वर्ग अगर हैं, वर्ग ना कि धर्म, वर्ग के आधार पे अगर सोशल और बैकवर्ड एजुकेशनल तौर पे बैकवर्ड है जैसे गुजरात में, उसमें दिया जा सकता है। आपने तो पूरा पूरा एक धर्म को उठाकर एक उसमें डाल दिया ओबीसी में, और उस ओबीसी में जो असली ओबीसी थे उनके हिस्से का आरक्षण तो आप खा गए। तो भाई आपके हाथी के दांत हैं। और राजीव गांधी ने डिबेट ऑन मंडल कमीशन पे जो लिखा था, जिसमें कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी क्लियरली डिफरेंशिएट्स बिटवीन शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस, व्हाई डिड आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मेक दिस डिस्टिंक्शंस? दे हैड समथिंग इन देयर माइंड्स, व्हाई हैव वी लॉस्ट दैट डिस्टिंक्शन? एंड द नेशनल गोल इज अ कास्टलेस सोसाइटी। कास्टलेस सोसाइटी तब था, अब आपको कास्ट वाली सोसाइटी चाहिए, क्योंकि मुसलमान एक साथ चाहिए, हिंदू बटा हुआ चाहिए। यही है ना फॉर्मूला शहजाद भाई? देखिए फॉर्मूला तो ये है कि ये तहसीन पूनावाला 1980s में ये ऐड दिया करते थे। कैमरामैन फोकस करो जरा, ये एक तहसीन पूनावाला ऐड में बोलते थे कि कास्ट, हंगर का कोई कास्ट है, क्रीड, ब्रेड का कोई क्रीड है, कौन से रिलीजन को ब्रेथ बिलोंग करती है। ये जो लोग आते हैं ना, ये बांटना चाहते हैं ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, हरिजन में, यादव में, सिन्हा में, शर्मा में, चतुर्वेदी में। ये भारतीयों को भारतीय नहीं देखते, ये भारत के लोगों को कैक्टाई की तरह देखते हैं। ये इतना बढ़िया इंग्लिश का ऐड दिया था इन लोगों ने, सारा कुछ भूल गया। और तहसीन को मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, तहसीन पूनावाला सिर्फ इतना बताते, ये तो धर्म की राजनीति नहीं करते ना। रईस शेख समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल एमएलए ने कहा है कि देयर शुड बी मुस्लिम पार्ट इन द मैनिफेस्टो एंड मुस्लिम शुड गेट आरक्षण। अब कंडेम कर दे समाजवादी पार्टी के नेता, रईस शेख ने तो ऑफिशियली बोला। अनुराग भदौरिया जी, जल्दी आपको 15 सेकंड में आंसर देना है। नाविका जी कैमरा फोकस 1980, कैमरा डोंट। अरे रईस शेख ने अभी बोला है भाई, 2024 अभी बोला है। करो, बच्चे धक्के खा रहे हैं रोड पे, खाने दो, उधर कैमरा फोकस मत करो। हरे कुर्ते वाले आज की बात की, रईस शेख आज है 1980 में। रईस फोकस नहीं किसानों पे, कैमरा 1980 फोकस।
80 फोकस 1980 फोकस करो, कैमरा 2024 में फोकस मत करना, नहीं तो बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला अत्याचार सब दिखाई देगा। अनुराग जी, ये रईस शेख, ये रईस मुझे ये शेख बता दीजिए फिर खड़गे जी ने अपने परिवार की बात क्यों कही? क्या वो 2024 की बात है? और उसी पर मुकेश चौधरी जयपुर से सवाल पूछ रहे हैं, खड़गे जी दलित हैं और उनके परिवार के इतने लोगों को जलाने वाले रजाकार थे तो सब चुप क्यों हैं? अगर ऐसा किसी हिंदू स्वर्ण ने किया होता तो 100 साल तक जिक्र करते। दुर्गेश निर्भीक का अयोध्या से सवाल है, मोहब्बत का ठेका का मतलब क्या है? यूपी में आतंकियों को छोड़ना और ये कहना कि लड़कों से भूल हो जाती है, क्या ये मोहब्बत का ठेका है? नरेश चौहान नीमराना राजस्थान से पूछ रहे हैं, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या, बलात्कार और पलायन और 1984 में मोहब्बत के ये ठेकेदार कहां पर थे? ये सवाल अब जनता समझ गई है, जनता सब जानती है, सवाल पूछती है, सवालों के जवाब पर किसी का फोकस हो या ना हो, जनता सब समझती है।